हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रंथियां क्या होती हैं। जो ग्लैंड्स होती है वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो ग्रंथियां होती है ये स्रावी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यानी हम कह सकते हैं जो स्रावी कोशिकाएं होती है उनका ये ग्रुप होता है। ठीक है, अब जो स्रावी कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, विभिन्न प्रकार का जो स्राव है, सेक्रेशन है, ये निकलता है इनसे। ठीक है, इनसे विभिन्न प्रकार का स्राव निकलेगा। और जो ग्रंथियां होती है हमारे शरीर में, तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। किन्हें, कुछ ग्रंथियां उनको हम कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां, जिनको हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। कुछ ग्रंथियां होती है उनको हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड। और तीसरी होती है उनको हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, बहुवचन बना देंगे मिश्रित ग्रंथियां, या हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो थ्री टाइप्स की ग्लैंड्स है, दो तीन प्रकार की ग्रंथियां हैं, ये हमारे शरीर में पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है। तो इनके अंदर क्या होता है, अपने स्राव को निकालने के लिए नलिका पाई जाती है, यानी हम बोल देते हैं ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती है। इनके अंदर डक्ट होती है। ठीक है, डक्ट प्रेजेंट होती है इनके अंदर। अब ये क्या हुआ, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो लीवर है ये ग्रंथि है। ठीक है, हमारे शरीर में यहाँ पर इस तरह लीवर होता है ग्रहणी के पास में। जो उसकी वाहिनी है ये खुलती है ग्रहणी के अंदर। तो इसमें क्या पाई जाती है, वाहिनी पाई जाती है, नलिका पाई जाती है, डक्ट पाई जाती है। और इस डक्ट से ही अपने सेक्रेशन को ये इस ग्रहणी के अंदर निकालती है। तो नलिका युक्त ग्रंथियां होती है तो उनको बोलेंगे हम बहिस्रावी ग्रंथियां। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जिनमें नलिका नहीं पाई जाती, तो हम क्या बोल देंगे, नलिका विहीन ग्रंथियां। नलिका विहीन ग्रंथियां, डक्टलेस ग्लैंड। और जो डक्टलेस ग्लैंड होती है उनको ही हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इस तरह। और इनसे जो सेक्रेशन निकलता है, जो स्राव निकलता है, इनको ये क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनियां होती है, उनके अंदर डाल देते हैं। कौन सी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इनमें क्या होती है, इनमें कोई नलिका नहीं होती, ये अपने स्राव को डायरेक्ट रक्त में पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगी हमारे पास मिश्रित ग्रंथियां। तो मिश्रित ग्रंथियां होती है ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही टाइप का काम करती है। एक्सोक्राइन भी काम करेगी और एंडोक्राइन का भी काम करती है। और इनकी वजह से हम इनको क्या बोल देंगे, मिश्रित ग्रंथियां कह देंगे। ठीक है, अब मिश्रित ग्रंथियां कौन कौन सी होती है वो हम आगे पढ़ते रहेंगे, जैसे चैप्टर पढ़ेंगे उसके साथ साथ में हम पढ़ते रहेंगे। और अंतःस्रावी ग्रंथियां इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है उनका अध्ययन करना जिस विज्ञान की शाखा में हम करते हैं उसका नाम होता है एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनके बारे में हम थोड़ा और इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि इनके अंदर कोई नलिका नहीं होती, ये डक्टलेस होती है, यानी नलिका विहीन। और ये जो अपना जो स्राव होता है, इनसे जो सेक्रेशन निकलता है, ठीक है, उनको ये क्या करती है, डायरेक्ट ही रक्त के अंदर ब्लड में डाल देती है। ठीक है, और रक्त के द्वारा वो दूसरे भागों में पहुंचेगा और वहां पर कार्य करता है। कंप्लीट है। इनके अलावा हमें और चीज याद रखना है कि इनसे जो स्राव निकल रहा होता है उस स्राव को हम कहते हैं हार्मोन। हार्मोन कहते हैं। कंप्लीट है। और जो हार्मोन होते हैं, सबसे पहले जो साइंटिस्ट है जिनका नाम है बेलिस और स्टार्लिंग। स्टार्लिंग और बेलिस दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही हार्मोन्स जो है उनकी खोज की थी।
और कहाँ पर की थी? जो ग्रहणी होती है, ग्रहणी, डिओडिनम आप पढ़ते हो, ठीक है, इस तरह। तो उनकी जो एपिथीलियम होती है, ठीक है, उसके अंदर जो सेक्रेटरी सेल्स होती है, जो स्रावी कोशिकाएं होती है, तो सेक्रेशन करने वाली सेल्स होती है, तो उस सेल्स में उन्होंने हार्मोन खोजा था और उनको नाम दिया था क्या? उनको नाम इन्होंने स्पेशल दिया था सेक्रेटिन। सेक्रेटिन उन्होंने नाम दिया था। फिर इनको हार्मोन जो नाम दिया गया वो नाम स्टार्लिंग ने ही दिया था, यानी जो हार्मोन है उनको हार्मोन नाम जो दिया गया वो स्टार्लिंग ने ही दिया। कंप्लीट है। अब जो हार्मोन होते हैं ये क्या होते हैं? ये जैव रसायन होते हैं एक प्रकार के, जो सूक्ष्म मात्रा में ही बनते हैं, थोड़ी सी मात्रा के अंदर ही बनेंगे। और जैव रसायन है तो ये किस किस के बने होते हैं? तो ये जो प्रोटीन के बने हो सकते हैं, ठीक है, या ये अमीनो अम्ल होते हैं उनसे बने हो सकते हैं, अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न हो सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेरॉइड होते हैं, उनसे बने होते हैं, स्टेरॉइड के हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन के बने हुए हार्मोन। तो लगभग जितने भी हार्मोन हम देखते हैं वो सब प्रोटीन के बने हुए हार्मोन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे, जो पीयूष ग्रंथि होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, उससे जो हार्मोन सेक्रेशन होता है, जो हार्मोन निकलते हैं, वो सब प्रोटीन के बने होते हैं। इनके अलावा इंसुलिन है, जो हमारा पेनक्रियाज है यानी अग्नाशय है वो निकालता है। एक है ग्लूकेगोन, ग्लूकेगोन। तो ये सभी हार्मोन है, ये प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अमीनो अम्ल के कौन से बने होते हैं। तो अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न होने वाले, यानी हम बोल सकते हैं अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न ये हार्मोन होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? तो उसका एग्जांपल है आपके पास थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, यानी जो थायराइड ग्रंथि है उससे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं, ठीक है, यानी थायराइड हार्मोन भी कह सकते हैं इनको। वो सब हार्मोन कौन से होते हैं? अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, स्टेरॉइड हार्मोन हमारे पास जितने भी हार्मोन हैं, ये वृषण से निकल रहा है, जो अंडाशय से निकल रहे हैं, अंडाशय से एक रिलैक्सिन निकलता है, वो स्टेरॉइड नहीं होता, ध्यान रखना है। और इनके अलावा जो एड्रिनल ग्रंथि है वहां से हार्मोन निकल रहे हैं, ये सब के सब हार्मोन होते हैं, ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। जैसे वृषण से निकलता है, आपने नाम सुना होगा टेस्टेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अंडाशय से आपने नाम सुना होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और इससे निकलता है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इन सभी के नाम अभी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जैसे हम आगे ग्रंथियां पढ़ेंगे आपको इनके नाम याद होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हो गए हमारे पास हार्मोन के बारे में। इनके अलावा मैंने आपको बता भी दिया था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, और लॉजी का मतलब का अध्ययन। और इसका जो फादर है वो कहा जाता है थॉमस एडिशन को, थॉमस एडिशन जो है उनको कहा जाता है। ओके, तो अब हम जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास है उसका नाम है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि है, उससे पहले भी हम पढ़ेंगे, इसको मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ। उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। अब इसको स्टार मार्क क्यों लगाया है वो आगे हम देखते हैं। हाइपोथैलेमस। दूसरी है हमारे पास पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तीसरे हमारे पास इसके अंदर, सॉरी, सेकंड जो रहेगा वो है हमारे पास पीनियल ग्रंथि। उसके बाद में हम जो इसमें पढ़ेंगे वो है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर पैराथायरॉयड। उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे
थाइमस। उसके बाद में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं अग्नाशय। उसके बाद में हम इसमें स्टडी करेंगे एड्रिनल। उसके बाद में आएगा वृषण, जो केवल नर में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम इसमें स्टडी करेंगे अंडाशय, ओवरी। तो इन सभी ग्रंथियों के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो ओके, तो सबसे पहले जो ग्रंथि है वो है हमारे पास हाइपोथैलेमस। वो मैंने इसको स्टार मार्क लगाया था। तो देखिए, हाइपोथैलेमस को मैंने स्टार मार्क इसलिए लगाया कि हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, हमारे ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क है, उसका भाग होता है। आपने मस्तिष्क की संरचना में पढ़ा होगा कि जो मस्तिष्क के अंदर यहाँ पर होता है हमारे पास थैलेमस, और थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस, और उसके नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। तो इस पार्ट को हम जब जूम करके देखते हैं तो हमें ऐसे दिखता है, ये हमारे पास होता है हाइपोथैलेमस, और उसके नीचे होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। तो जो हाइपोथैलेमस है, हमने पढ़ा है कि जो अपना अगर मस्तिष्क होता है, ठीक है, अगर मस्तिष्क जो है, जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, ठीक है, उस फोर ब्रेन में आपने एक नाम सुना होगा, डाइएनसिफेलोन। डाइएनसिफेलोन। तो देखें, इसमें नाम आ रहा है डाई। डाई का मतलब होता है दो, और एनसिफेलोन जो वर्ड है ये मस्तिष्क के लिए हम काम में लेते हैं। यानी मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, जिनको दो भाग जो होंगे उनको मिलाकर हम डाइएनसिफेलोन कहते हैं, और उनका नाम होता है थैलेमस, और दूसरा होता है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस को हम मिलाकर क्या कह देंगे, डाइएनसिफेलोन कह देते हैं। तो हम क्या कह देंगे, जो हाइपोथैलेमस है ये अगर मस्तिष्क के डाइएनसिफेलोन का भाग है। कंप्लीट है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बहुत जगह जगह पर आपने कभी मस्तिष्क की संरचना में पढ़ा होगा कि दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं धूसर द्रव्य। और ठीक है, मस्तिष्क की संरचना में कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है धूसर द्रव्य, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर या धूसर द्रव्य, और दूसरा होता है, उनको हम कहते हैं श्वेत द्रव्य या व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर। ठीक है, तो जो धूसर द्रव्य होता है उसके कुछ पार्ट इसके अंदर इस तरह पाए जाते हैं डॉट डॉट के रूप में। ठीक है, और उनको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। उनका नाम क्या होगा, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, या आप हिंदी में इसको कह सकते हो हाइपोथैलेमिक केंद्रक। हाइपोथैलेमिक केंद्रक इसको कहा जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमिक केंद्रक कहेंगे। अब जो हाइपोथैलेमिक केंद्रक के अंदर जो कोशिकाएं होगी, ठीक है, उनके द्वारा हार्मोन का स्राव किया जाएगा। ठीक है, तो जो हार्मोन का जो स्राव होगा हाइपोथैलेमिक केंद्रक से, तो उन हार्मोन को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कुछ कहलाते हैं उनके अंदर रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, या हम बोल देते हैं इनको मोचक हार्मोन। ठीक है, और कुछ होते हैं उनको हम कहते हैं इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, या हम बोल देते हैं इनको निरोधी हार्मोन। ठीक है, तो दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं हाइपोथैलेमस के हाइपोथैलेमिक केंद्रक से। ठीक है, और ये जो मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन दोनों के दोनों काम करते हैं यहाँ से निकलकर पीयूष ग्रंथि के ऊपर। कंप्लीट है, दोनों कहाँ काम करेंगे, पीयूष ग्रंथि पर कार्य करेंगे। रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, देखो नाम से पता चल रहा ना, रिलीज करना, मुक्त कर देना, बाहर निकाल देना। तो जैसे मूवी बनती है वो फिर रिलीज हो जाती है, जो होते हैं सिनेमा उसके अंदर आ जाती है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, ये हार्मोन निकल कर क्या करेगा, इनसे हार्मोन निकलने को, जो पीयूष जो ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे जो हार्मोन का सेक्रेशन हो रहा है, हार्मोन निकल रहे हैं, उनके निकलने को ये क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, और अगर
इससे कोई हार्मोन निकल रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं पीयूष ग्रंथि पर, और इससे हार्मोन निकलने को अगर वो रोकें, ठीक है, उनको रोक देता है, तो वो क्या कहलाएगा? इनहिबिटरी हार्मोन या निरोधी हार्मोन। तो ये हार्मोन के निकलने को कम करते हैं। तो परिभाषा यहाँ से बना सकते हो कि जो हार्मोन के निकलने को, सेक्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं वो रिलीजिंग हार्मोन है, जो डिक्रीज कर रहे हैं, जो कम कर रहे हैं वो इनहिबिटरी हार्मोन है। कंप्लीट है। अब जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं इनके टोटल नंबर होते हैं 7 और इनके टोटल नंबर होते हैं 3। यानी क्या हो गए? टोटल जो हार्मोन निकलते हैं ना, वो कितने होते हैं? 10 हार्मोन निकलते हैं हाइपोथैलेमस पार्ट से, 7 रिलीजिंग हार्मोन होते हैं और 3 इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं। अब ये हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो चलिए मैं उनका नाम जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। ओके, तो जो रिलीजिंग हार्मोन है वो पहला हमारे पास है GHRH, दूसरा है TRH, तीसरा हो गया PRH, चौथा है LHRH, पांचवा है FSHRH, छठा CRH और सातवां है वो MSHRH है। टोटल 7 हार्मोन रिलीज हो गए। अब इनके नाम, जैसे GHRH का पूरा नाम होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये नाम अभी याद नहीं करना आपको, अभी इनके नाम आपको नहीं समझ में आएंगे, याद भी नहीं होंगे। जैसे मैं आपको ये पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाऊंगा यानी पीयूष ग्रंथि पढ़ाऊंगा, इनके नाम आपके अंगुलियों पे हो जाएंगे। कंप्लीट है, अभी नहीं याद करना है। अब इनके द्वारा जो हार्मोन निकल रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखें, इनहिबिटरी हार्मोन केवल 3 पे ही होते हैं। एक तो होता है जीएच का इनहिबिटरी हार्मोन, दूसरा होता है एमएसएच का और एक होता है पीआरएच का। तो हम क्या कह देंगे, हमारे पास हो जाएगा GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, PRHIH MSHIH ये हार्मोन। तो इनके नाम जो होंगे ना ये अभी आपको याद नहीं होंगे। इनके नाम आपको जैसे ही मैं पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाऊंगा आपको इनके नाम अंगुली में अपने आप ही तैयार हो जाएंगे, अंगुली के फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे आपके। कंप्लीट है। तो चलिए ये था हाइपोथैलेमस कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस के नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बारे में जानते हैं। ओके, तो अब हम पीयूष ग्रंथि जो है उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि, या इसको हम दूसरा नाम क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो हमने अभी पढ़ा है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है डाइएन्सिफेलोन का पार्ट है, उसके नीचे स्थित होती है इस तरह मटर के दाने के समान संरचना है। ये हमारी है पीयूष ग्रंथि जो मटर के दाने के समान है, हमारे मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। कहाँ? ये हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। कंप्लीट है। तो पीयूष ग्रंथि है, अब ये होती कहाँ पर है उसका थोड़ा डिटेल और देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, मैं अपना जो हेड पार्ट है वो बना देता हूँ। ओके, तो देखें यहाँ पर होती है हमारी पीयूष ग्रंथि, ऐसे हमारे हाइपोथैलेमस पार्ट के नीचे। यहाँ पर क्या होती है, एक अस्थि पाई जाती है, एक हड्डी होती है इस तरह, ठीक है। और इसका इस पार्ट को हम जूम करके देखते हैं तो ये हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे हमारी पीयूष ग्रंथि स्थित है और इसके नीचे एक हड्डी ऐसे पाई जाती है, ऐसे हड्डी होती है, ठीक है। और इस हड्डी का नाम होता है स्फिनोइड अस्थि, स्फिनोइड हड्डी, स्फिनोइड अस्थि या स्फिनोइड बोन। और इसके एक गर्त बनता है, एक गड्ढा बनता है, एक छोटा सा पिट बनता है यहाँ पर, ठीक है। और इस पिट का नाम होता है सेला टर्शिका, शेला टर्शिका। और इस सेला टर्शिका के अंदर ही हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। जो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी दो पालियां होती है, एक तो हम कहलाते हैं इसमें अग्रपाली, यानी दो लोब्स होते हैं,
ठीक है, ये क्या है, इनके लोब है। एक होते हैं इनकी पश्चपाली, ठीक है, या इसको हम बोल देते हैं एंटेरियर लोब, और इसका नाम हो जाता है पोस्टेरियर लोब। तो इसमें दो लोब्स होते हैं, एंटेरियर लोब और पोस्टेरियर लोब। जो एंटेरियर लोब है यानी अग्रपाली है, उसका नाम होता है एडिनो एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस इसका नाम होता है, हिंदी में भी यही लिखा जाएगा, एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और जो पीछे वाली जो पाली है, पश्चपाली, ठीक है, यानी पोस्टेरियर लोब है, उसका नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो दो पार्ट हो गए हमारे पास, इंग्लिश में भी नाम यही होगा इसका, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो दो पार्ट हमारे पास बन चुके हैं। अब देखें इनका नाम ए से क्यों पड़ा है। तो देखें, एडिनो का मतलब होता है ग्रंथि या ग्लैंड्स के लिए काम में लेते हैं हम एडिनो वर्ड। हाइपो का मतलब आपको पता है, हाइपो का मतलब होता है नीचे, जैसे हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे था तो क्या बोल दिया, हाइपोथैलेमस। नीचे के लिए हम हाइपो वर्ड काम में लेते हैं। तो आप लिख लें, ये डिक्शनरी में आपके इंपॉर्टेंट काम आएगा। हाइपो और इसका अपोजिट होता है एपी। हाइपो का मतलब होता है नीचे, और जो एपी है उसका मतलब होता है ऊपर। और हाइपो का दो मीनिंग निकलता है। हाइपो का दूसरा मीनिंग होता है कम। तो अगर हम इसका हाइपो का मीनिंग कम निकाल रहे हैं तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा हाइपर, अधिक। ठीक है, हाइपर, अधिक। तो ये शब्द आपको लिख लें। जैसे आप क्या करें, एक अलग से कॉपी पतली डाल लें, उसके अंदर डिक्शनरी बनाएं केवल बायोलॉजी से जुड़ी हुई, तो उसमें जो वर्ड बायोलॉजी के होते हैं ना वो लिखा करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा एपी ऊपर हो गया, हाइपो नीचे हो गया, हाइपर अधिक हो गया, हाइपो का दूसरा मतलब मीनिंग क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जैसे एंडो अंदर की ओर, एक्सो बाहर की ओर, तो ऐसे वर्ड्स है आपको ये तैयार करना है। कंप्लीट है। तो देखिए हाइपो, इसका नाम क्या हो गया, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो का मतलब होता है ग्रंथि, हाइपो का मतलब होता है नीचे की ओर, फाइसिस का मतलब होता है अतिवृद्धि, आउट ग्रोथ, हम इसको बोल सकते हैं अतिवृद्धि, आउट ग्रोथ को। तो ये एक प्रकार की आउट ग्रोथ मानी जाती है हाइपोथैलेमस की। इसी तरह दूसरा हो गया न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो का मतलब हो गया तंत्रिका, क्योंकि ये मस्तिष्क का भाग है हाइपोथैलेमस, और मस्तिष्क किसका बना है, तंत्रिका कोशिकाओं का बना है। इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, न्यूरो, तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ, हाइपो यानी नीचे, फाइसिस का मतलब अतिवृद्धि। कंप्लीट है। ओके, अब जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है इसके तीन भाग होते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस है जिसके हम इस तरह इसके डिवाइड कर देते हैं, इस तरह करके इसके तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, तीन पार्ट होते हैं। तो देखिए पार्ट हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया और इसका वर्ड बना दिया पार्स। ठीक है, तो इसके तीन पार्ट होते हैं, तो उनको हम क्या क्या बोलेंगे। पहला हो जाएगा हमारे पास पार्स ट्यूबरेलिस। पार्स ट्यूबरेलिस, इंग्लिश का नाम भी सेम ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास इसका भाग होता है, जैसे यहाँ पर ये हो गया हमारे पास पार्स ट्यूबरेलिस, उसके बाद में ये पार्ट, एक ये पार्ट। दूसरा इसका पार्ट होता है जो बीच में होता है पार्ट, बीच को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिया। तो नाम हो गया पार्स इंटरमीडिया। सेकेंड वाले पार्ट का नाम हो गया पार्स इंटरमीडिया। कंप्लीट है। और इसका जो तीसरा जो पार्ट होगा, तीसरा जो भाग होगा, उसका नाम होता है पार्स डिस्टेलिस। पार्स डिस्टेलिस, इसका इंग्लिश का नाम भी सेम ही है, पार्स डिस्टेलिस। तो तीन भाग हमारे पास किसके हो गए, एडिनो हाइपोफाइसिस जो इंटीरियर लोब है, अग्रपाली है। अब जो पार्स ट्यूबेरिलिस होता है इससे कोई हार्मोन सेक्रेट नहीं होता। पार्स इंटरमीडिया है, उससे केवल एक ही हार्मोन सेक्रेट होता है, एक ही हार्मोन है उसका निष्कासन होता है पार्स इंटरमीडिया से, और उसका नाम होता है एमएसएच हार्मोन। कंप्लीट है। पार्स डिस्टेलिस होते हैं, इससे टोटल 6 हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने स्रावित होंगे,
6 हार्मोन। वो कौन कौन से होते हैं? पहला हार्मोन है उसका नाम होता है जीएच, वृद्धि हार्मोन। ठीक है। दूसरा हार्मोन इससे स्रावित होता है उसका नाम होता है पीआरएल, प्रोलेक्टिन हार्मोन। तीसरा जो इससे स्रावित हो रहा है उसका नाम होता है एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। चौथा जो हार्मोन है पार्स डिस्टेलिस से स्रावित होता है उसका नाम होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और उसके बाद में दो हार्मोन बच गए, LH और FSH, LH और FSH। ये 6 हार्मोन है जो किससे निकल रहे हैं? पार्स डिस्टेलिस से निकल रहे हैं। और एक ही हार्मोन है जो MSH है, जो किससे निकल रहा है? पार्स इंटरमीडिया से निकल रहा है। अभी आपको इनके नाम जो हार्मोन्स के वो याद नहीं करने हैं। ठीक है, मैंने एक आइडिया हो जाए आपको इसलिए मैंने ये नाम लिखाए हैं यहाँ पर। कंप्लीट है। उसके बाद में हम बात करते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस, देखो यहाँ डायग्राम में थोड़ी सी गलती की है। ये डायग्राम थोड़ा सा इस तरह बनेगा, ऐसे। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहला एक भाग ये होता है जहां से हाइपोथैलेमस है उसके द्वारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, ये जुड़ी रहती है और इसका नाम होता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। कंप्लीट है। उसके बाद में इसका एक भाग होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पार्स, पार्स इमिनेंस। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था ना पार्स इंटरमीडिया, वैसे ही पार्स इमिनेंस या कई किताबों में इसका नाम मिल जाता है मध्य इमिनेंस। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिडल इमिनेंस, मिडल इमिनेंस, मध्य इमिनेंस या मिडल इमिनेंस। और इसका जो थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है, कौन सा? न्यूरो हाइपोफाइसिस का, उसका नाम होता है पार्स नर्वोसा। नर्वस से बना है, तंत्रिका से बना है ये नाम, तंत्रिका तंत्र से, नर्वोसा। तो देखो न्यूरो, नर्वोसा, ये दोनों नाम इसी से बने हुए हैं। तो इसका नाम इंग्लिश में यही रहेगा, पार्स नर्वोसा। ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस है, इससे दो हार्मोन निकलते हैं। एक का नाम होता है वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन। ठीक है। और दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। तो वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन दो हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस से। कंप्लीट है। तो ये था हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, उसके हार्मोन। अब हम उनके हार्मोन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए, हम पीयूष ग्रंथि पढ़ रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं। कहाँ पर है ये? हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। एक स्फिनोइड अस्थि है, स्फिनोइड बोन है, उसकी एक पिट है। ठीक है, ये पिट है, एक गड्ढे का नाम क्या हो जाएगा? पिट, गर्त। उसका एक गर्त है, शेलाट रशिका, शेलाट रशिका, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये प्रेजेंट होती है। कंप्लीट है। अब जो पीयूष ग्रंथि है उसके दो पार्ट होते हैं। आगे की जो साइड का है उसको बोलेंगे अग्रपाली, एंटेरियर लोब, और पीछे की साइड में पश्चपाली या पोस्टेरियर लोब होता है। जो अग्रपाली है उसका नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो पश्चपाली है उसका नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। कंप्लीट है। अब जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं, पार्स ट्यूबेरेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होते हैं इसके भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग है इनफंडिबुलम, दूसरा है मध्य इमिनेंस, और तीसरा पार्ट है पार्स नर्वोसा। कंप्लीट है। अब जो इनफंडिबुलम है ये क्या है? एक व्रंत है, एक फिलामेंट है जिससे ये लटका हुआ रहता है। पीयूष ग्रंथि है ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है, उसका नाम क्या है? इनफंडिबुलम है। कंप्लीट है। तो ये था पीयूष ग्रंथि का इंट्रोडक्शन जो हमने जान लिया। एक चीज और है, जो जो पीयूष ग्रंथि जो है ये एक्टोड्रम से बनती है। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोड्रम से होती है। अब क्वेश्चन बन गया सर एक्टोड्रम क्या है? तो ये देखें, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये कि भ्रूण में 3 झिल्लियां पाई जाती है। मैं सिंपल सा बना रहा हूँ, वैसे डायग्राम ऐसे नहीं बनता। बाहर की तरफ होती है एक्टोड्रम, बीच में होती है मीजोड्रम,
और तीसरा होता है इसमें एंडोड्रम। ठीक है, तो 3 लेयर होती है भ्रूण के अंदर, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। तो यहाँ पर ये जो बना है किससे, एक्टोड्रम से बना है। तो देखिए, आप डिक्शनरी लिखने के लिए कहा है मैंने, तो आप उसमें 3 शब्द और जोड़ ले। एक्टो, एक्टो का मतलब होता है बाहर। मीजो, मीजो का मतलब होता है बीच में या मध्य में कह सकते हो। और तीसरा हो गया एंडो, एंडो का मतलब क्या हो गया, अंदर। और एक और लिख ले, एक्सो, एक्सो का मतलब भी क्या होता है, बाहर। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस नाम सुना होगा, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, तो ये भी लिख लें, आपके काम आएगा। कंप्लीट है। तो चलिए अब हम इसके हार्मोन के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, पहला हार्मोन हम यहीं से ले लेते हैं, जीएच हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। ओके, तो इसमें सबसे पहला हार्मोन हम पढ़ते हैं, उसका नाम है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करता है, शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करता है। सबसे पहले तो निकलता किससे है, ये निकलता है हमारे एडिनो, पीयूष ग्रंथि है उसका, एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलता है। कंप्लीट है। और उसके भी कौन से भाग से निकलता है, उसके भी पार्स, बताइए कौन सा भाग हो जाएगा, पार्स डिस्टेलिस। देखो, ट्यूबरेलिस से कुछ भी नहीं निकल रहा। उसके बाद में था पार्स इंटरमीडिया, उससे एक ही निकल रहा है, एमएसएच। और उसके बाद में हमारे पास पार्स डिस्टेलिस से उससे 6 निकल रहे हैं। तो पार्स डिस्टेलिस है, उससे ये निकलता है। ठीक है, उसके बाद में इसका दूसरा और नाम होता है, इसका नाम होता है सोमेटो स्टेटी, सोमेटोट्रोपिन, सॉरी, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, अब देखिए, इसको हम सोमेटो का काम में लेते हैं एस, ट्रोपिन का टी और हार्मोन का एच। तो इनको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, जीएच को, यानी ग्रोथ हार्मोन है उसको शॉर्ट में जीएच लिखते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एस टी एच। कंप्लीट है, एस टी एच इसका दूसरा नाम हो जाएगा। किस प्रकार का हार्मोन है, ये प्रोटीन से ही बना होता है, तो ये प्रोटीन हार्मोन है। कंप्लीट है, ये सब इसके बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं, इसके कार्य जो होते हैं उनके बारे में जानते हैं। ओके, तो इसका जो सबसे पहला कार्य है, ये क्या करता है, हमारी जो पेशियां हैं और जो हड्डियां हैं, यानी जो अस्थि है, बोन्स है, मसल्स और बोन्स है, उनकी वृद्धि को बढ़ाता है, उनकी वृद्धि को बढ़ाएगा। कंप्लीट है। इनके अलावा ये क्या काम करता है, ये जो हमारी मसल्स है और जो अस्थियां हैं, उनके अंदर कोशिका का जो विभाजन है, यानी सेल डिवीजन है, उसको भी बढ़ाएगा। कंप्लीट। अब कैसे याद करें इसको, तो देखिए, आपको पता है, वृद्धि करेगा, तो वृद्धि जब हमारी मसल्स ज्यादा बढ़ेगी, हमारी हड्डियां ज्यादा बढ़ेगी, तभी तो हमारी हाइट और शरीर की वृद्धि होगी। अब हड्डियां बढ़ रही है, पेशियां बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, उनकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है। किससे बढ़ेगी, कोशिका विभाजन से, तो कोशिका विभाजन को ये बढ़ाने का काम करता है। कंप्लीट है। इनके अलावा ये क्या काम करता है, ये वसा का विघटन करता है। ठीक है, जो लिपिड है, जो फैट होता है, ठीक है, उसको डिकम्पोज करने में या डिसोशिएट करने में हेल्प करता है। फैट का डिसोशिएशन है, उसको बढ़ाएगा। कंप्लीट है। ओके, तो इनके अलावा ये हमारे जो यकृत है, लीवर है, उसमें दो प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस है, उसका नाम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, हिंदी में भी ये कहेंगे ग्लूको नियो, या नियो भी मिल जाता है, यह मिल जाता है कि किताबों में यहाँ पर नाम, तो आपको इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। जेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, दूसरी प्रोसेस और होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, इनका इंग्लिश का नाम भी यही है, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो ये दोनों को बढ़ाएगा हमारे लीवर में। अब क्वेश्चन में सर ये क्या चीज है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखिए, ग्लूको का मतलब यहाँ पर है ग्लूकोज, ग्लूकोज। नियो यानी
नया। जेनेसिस नाम तो सुना होगा। जेनेसिस कहते हैं किसी चीज की उत्पत्ति होने को। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज की उत्पत्ति होना, कोई चीज बनना। इसको शॉर्ट में जन भी कहते हैं। कई किताबों में इसका नाम ऐसे लिखता है जन। सॉरी, की किताबों में नहीं आएगा, कई शब्दों में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। आपने नाम सुना होगा। हाइड्रो का मतलब होता है जल, हाइड्रो पावर, जल शक्ति। हाइड्रो मतलब जल, और जेन का मतलब क्या हो गया? जेनेसिस यानी उत्पत्ति। तो जल की उत्पत्ति करने वाला, ओरिजिन करने वाला, जल को बनाने वाला वो कौन होता है? हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो इसको इसका नाम हाइड्रोजन पड़ गया है। तो जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति या ओरिजिन, बनाए। तो देखिए इसका मतलब नए ग्लूकोज की उत्पत्ति होना। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर अगर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो जो अमीनो अम्ल होता है उसके टुकड़े करके अमीनो अम्ल से क्या बना लिया जाता है? उसे बना लिया जाता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज नहीं था, नया बना लिया हमने किससे? अमीनो अम्ल से। तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया? ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस। देखो नाम से पता चल रहा है ना, ग्लाइको, ग्लाइको वर्ड जो है ना ये बना है ग्लाइकोजन से। ठीक है, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, ग्लाइकोजन। हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उनका संचय किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। क्या होता है? जैसे ये ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज, ये तीसरा ग्लूकोज, चौथा ग्लूकोज, पांचवा, छठा, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाएंगे और बन जाता है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब उत्पत्ति, यानी ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हम क्या बना ले? ग्लाइकोजन बना ले। एक कार्बोहाइड्रेट है, दोनों के दोनों, ये तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, नाम सुना होगा मोनोसेकेराइड। तो ये तो मोनोसेकेराइड है और ये पॉलीसेकेराइड है। कंप्लीट है। तो मोनोसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड बना लिया गया है, ग्लाइकोजन बना लिया गया है। तो ये जो प्रक्रिया है ये बढ़ाने का काम कौन करता है? ये ग्रोथ हार्मोन करता है। कहाँ पर? हमारे यकृत के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा? जीएच हार्मोन। अब जीएच हार्मोन के अधिक स्राव या कम स्राव से विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। ओके, तो अब हम जो वृद्धि हार्मोन है उससे संबंधित रोग है उसके बारे में जान लेते हैं। कि जो वृद्धि हार्मोन है ये अगर बचपन में कम निकले या ज़्यादा निकले, यानी जो ग्रोथ पीरियड है, वृद्धि काल है उसमें, या दूसरा है वयस्क अवस्था में, यानी जो हम बोल देते हैं मेचुरेशन पीरियड आफ्टर ग्रोथ पीरियड, वृद्धि काल के बाद में ये ज़्यादा निकले तो कम निकले तो क्या होगा? तो बचपन में अगर ये अधिक निकल जाता है, ठीक है, अधिक निकल जाता है जिसको हम बोल देंगे अधिक को हाइपर, हाइपर और हाइपो नाम बताया था मैंने। हाइपर सेक्रेशन होता है इसका, किसका? ग्रोथ हार्मोन का। तो शरीर की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है, हड्डियां बड़ी हो जाएगी, हम खल्ली जैसे बन जाएंगे, खल्ली बन जाएंगे। कंप्लीट है। तो शरीर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा और उस रोग का नाम होता है महाकायता। महाकायता या जाइंगेंटिज्म। कंप्लीट है। और अगर बचपन में ये हार्मोन कम निकला तो हमारी हड्डियों की वृद्धि नहीं हो पाएगी, मांसपेशियां नहीं बढ़ेगी, हमारी वृद्धि रुक जाएगी। वृद्धि रुक जाती है तो हम इसको क्या बोल देते हैं? हाइपोसेक्रेशन कहते हैं इसको, कि कम निकल रहा है तो। ठीक है, हाइपोसेक्रेशन हो इसका। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे जो हमारा शरीर है ये बौना रह जाएगा। तो रोग का नाम क्या हो जाएगा? बौनापन या ड्वार्फिज्म। उस रोग का नाम हो गया ड्वार्फिज्म। यानी जो होता है ना तौबा तौबा, बालवीर वाला तौबा तौबा, वो बन जाएंगे। यहाँ पर हम क्या बन जाएंगे? खल्ली बन जाएंगे। कंप्लीट है। अब हम आ जाते हैं वयस्क अवस्था में ये कम निकले और ज़्यादा निकले तो क्या होता है? पहले बात की थी अधिक की। तो ये अगर अधिक निकल रहा है यानी हाइपर सेक्रेशन हो रहा है आफ्टर ग्रोथ पीरियड, ग्रोथ पीरियड के बाद में ज़्यादा निकल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा? तो देखिए इसका अधिक निकलने पर हमने पता है कि शरीर की वृद्धि तो हो चुकी है पहले से, हाइट बढ़ चुकी है हमारी, 18 साल तक बढ़ती है, 18 साल के बाद में हाइट नहीं बढ़ती। तो हाइट तो पहले से बढ़ चुकी है, अब और तो बढ़ेगी नहीं। तो क्या होगा? इसमें जो जबड़े हैं ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं अग्रातिकायता। अगर प्लस अतिकायता, तो अग्राति कायता या एक्रोमिगेली।
इस रोग का नाम हो गया एक्रोमेगेली या अग्राती कायता। कंप्लीट है। इसमें क्या हो जाता है, जबड़े हैं ये बड़े हो जाते हैं, चेहरे का आकार थोड़ा बड़ा रहता है, और जो रीढ़ की हड्डी है उसकी वृद्धि अगर ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से एक और हो जाता है जिसको हम कहते हैं कुबड़ा हो जाता है व्यक्ति। कुबड़ा यानी रीढ़ की हड्डी है वो गोल हो जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं काइफोसिस। कुबड़ा आपको देखा हुआ होगा, ठीक है, तो काइफोसिस हो जाता है। अगर वयस्क अवस्था में ये कम निकल रहा है तो हमें पता है कि देखो हमारा शरीर तो पहले वृद्धि कर चुका है, हाइट बढ़ चुकी है हमारी, 5.5-6 फुट हो चुकी है। अब अगर ये कम निकलेगा तो ऐसे तो होगा नहीं कि हाइट कम हो जाएगी, तो हाइट तो कम होगी नहीं, तो क्या होगा, मसल्स जो होते हैं ना हमारे ये वीक होने स्टार्ट हो जाएंगे, उत्तक सही यानी उत्तक है हमारे टिश्यू है ये डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाएगा, ठीक है, वृद्धावस्था आ जाएगी, और उस रोग का नाम होता है सिमंड का रोग। उस रोग का नाम क्या हो गया, सिमंड का रोग, सिमंड्स डिजीज। तो ये हो गए वृद्धि हार्मोन के अधिक स्राव से और कम स्राव से क्या होता है। अब देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था, हाइपोथैलेमस है उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, इस प्रकार, ठीक है, और यहाँ से जो हार्मोन निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पीयूष ग्रंथि के स्राव को, जो हार्मोन निकल रहे हैं उनको बढ़ा भी रहे हैं और कम भी कर रहे हैं। तो अगर मान लो कोई हार्मोन यहाँ से निकलकर जो वृद्धि हार्मोन है, इसके स्राव को, ग्रोथ हार्मोन है, इसके स्राव को बढ़ाता है, इंक्रीज कर रहा है उसके सेक्रेशन को, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा GHRH, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अगर इससे जो हार्मोन निकल रहा है और उसके स्राव को कम कर रहा है, GH के जो सेक्रेशन है उसको ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कम कर देता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। कंप्लीट है। तो ये दो हार्मोन के नाम हमारे याद हो चुके हैं हाइपोथैलेमस वाले। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि इसका नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है और उसका फंक्शन क्या है।